हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जालक ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी। जब किसी क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है तो प्रत्येक आयन से जुड़ने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। और जैसे हम कोई एग्जाम्पल लें एक क्रिस्टल का, एमएक्स क्रिस्टल का, तो इसमें दो प्रकार के आयन हैं, एम आयन और एक्स आयन। और ये दोनों गैसीय अवस्था में होंगे और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक एमएक्स सॉलिड बनाएंगे जो एक क्रिस्टल के रूप में होगा। और यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो है यू यू नोट, जिसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। इसका अगर अपोजिट करें, हम कोई क्रिस्टल है एमएक्स एस जो सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम तोड़ें इसके आयनों में और तोड़कर उनको गैसीय अवस्था में लाएं। एम धनायन गैसीय अवस्था में, एक्स धनायन गैसीय अवस्था में, तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो है जालक ऊर्जा प्लस यू। ये है एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल और ये एक मोल गैसीय आयन, यानी एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को उसके आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है वो जालक ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा कहलाती है। परिभाषा के रूप में इसको देखें हम, तो गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है, अथवा एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक पृथक आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। आयनिक ठोस बहुत स्थायी होता है और बड़े क्रिस्टल आकार में होता है। इस कारण जालक ऊर्जा ही एक ऐसा बॉन्डिंग है जो इसको जोड़ के रखती है, क्योंकि आयन जुड़ते जाते हैं और जालक ऊर्जा मुक्त होती जाती है, अतः क्रिस्टल का आकार भी बड़ा होता जाता है और उसका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। अब इस जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक तो हम इसको सैद्धांतिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा इसको हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो हम इसको बोर्न समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं और प्रायोगिक रूप से हम इसको बोर्न हैबर चक्र की सहायता से ज्ञात करते हैं, क्योंकि जालक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रायोगिक विधि नहीं है। प्रयोगों द्वारा परोक्ष रूप से बोर्न हैबर चक्र की सहायता से ही जालक ऊर्जा को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो पहली विधि है वो है सैद्धांतिक विधि, बोर्न समीकरण की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इस विधि में हम ये देखते हैं कि क्रिस्टल के निर्माण के लिए तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के समीप आकर एक आयन युग्म बनाते हैं। दो विपरीत आवेशित आयन है अनंत दूरी से एक दूसरे के नजदीक आएंगे और एक आयन का युग्म बनाएंगे, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इस सूत्र द्वारा दी जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थायी अवस्था में ये दोनों बल जब दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास आएंगे तो अधिक समीप आने पर उनके इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। स्थायी अवस्था में दोनों जो बल हैं एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। दूसरा बल जो एक विपरीत आवेशित आयनों के बीच में आकर्षण बल है, तो ये जो दोनों बल हैं स्थायी अवस्था में एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और इस अवस्था में एक आयन युग्म की स्थितिज ऊर्जा को दर्शाने के लिए एक समीकरण दी गई है जो बोर्न समीकरण कहलाता है। उसके अनुसार पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Z1 into Z2 E square upon B प्लस BE स्क्वायर D की पावर अपॉन D की पावर n, जहाँ पे Z1 व Z2 आयनों का आवेश है, E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, D
दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है, और बी है प्रतिकर्षण गुणांक, और एन को बोलते हैं बॉन्ड घातांक या बॉन्ड एक्सपोनेंट। तो इसमें इस इक्वेशन फर्स्ट में दो टर्म्स हैं। पहली टर्म्स है Z1 Z2 V स्क्वायर अपॉन D, इस टर्म्स को हम बोलते हैं आकर्षण का पद, और दूसरी टर्म है वो V E स्क्वायर अपॉन D है, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण का टर्म। अब ये जो n है बॉन्ड एक्सपोनेंट, इसका जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ बढ़ता रहता है। तो उसके कुछ मान यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक टेबल मान लेते हैं इसको। यहाँ पे आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कॉलम है, एन की वैल्यू दूसरा कॉलम है, और इसके एग्जाम्पल तीसरा कॉलम। तो पहला अगर माने किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसके लिए एन का मान कितना होगा 5, और इसके एग्जाम्पल है डीके प्लस डीके प्लस। अगर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन जैसा है तो उसके लिए एन का मान 7 होगा, और उसके एग्जाम्पल है एन प्लस एन प्लस 2 ओ माइनस 2 एफ माइनस। अगर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन जैसा है तो उसके लिए एन का वैल्यू 9 होगा, और उसके एग्जाम्पल है पोटेशियम आयन, कैल्शियम ड्यूल आयन, सल्फाइड आयन और क्लोराइड आयन। अगर इसका आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन जैसे है तो इसके लिए एन का मान होगा 10, और इसके एग्जाम्पल्स होंगे आर बी प्लस और बी आर माइनस। और जीनोम के जैसा अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो उसके लिए एन का मान होगा 12, 12, और ये होगा उसके एग्जाम्पल्स होंगे सीजियम प्लस और आयोडाइड आयन। किसी आयन युग्म के लिए एन का मान दोनों आयनों के एन के मान के औसत के बराबर माना जाए। किसी आयन युग्म है उसके लिए जो एन का मान है तो दोनों आयनों के एन के मान के औसत के बराबर होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड का जो एन का मान हो गया, इसमें लिथियम धनायन होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम जैसा होता है, तो इसके लिए एन का मान होगा 5। और जो क्लोराइड आयन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन विन्यास जैसे है, और इसके लिए एन का मान होगा 9। तो इसका औसत होगा 5 प्लस 9 बटा 2, यानी 9 और 5 जो है बटा 2 बराबर 7। इसी प्रकार NaCl के लिए कैलकुलेट करना, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Na प्लस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन जैसा है, और इसके लिए एन का मान होगा 7। और क्लोराइड का है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन जैसे है, और इसका एन का मान होगा 9। तो 7 प्लस 9 16 बटा 2 बराबर 8। ऐसे इनके लिए एन का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। समीकरण 1 बॉन्ड समीकरण कहलाती है। समीकरण 1 है ऊपर हमने पढ़ी, वो बॉन्ड समीकरण कहलाती है। इसका प्रथम व्यंजक आकर्षण का व्यंजक है, तो दो विपरीत आवेश आयनों के मध्य आकर्षण को प्रदर्शित करता है। उक्त व्यंजक को NaCl क्रिस्टल के लिए हल करने पर 1.744558 का मान आता है, जो मेडुलम स्थिरांक कहलाता है। अन्य संरचनाओं के लिए भी मेडुलम कांस्टेंट का मान इस प्रकार से होता है। सीजियम क्लोराइड जहाँ पे रेशियो है 8:8, यानी 8 आयन 8 आयनों होते हैं, 8 आयन 8 आयनों होते हैं। उसके लिए मेडुलम कांस्टेंट का मान आता है 1.76 267। कैल्शियम क्लोराइड 8:4 रेशियो के लिए 5.03878। जिंक सल्फाइड 4:4 रेशियो के लिए 1.6384। और NaCl इसके लिए 6:6 रेशियो होता है कैटायंस और एनायंस का, उसके लिए मेडुलम कांस्टेंट का वैल्यू है 1.74756। और टाइटेनियम ऑक्साइड के लिए TiO2 के लिए रेशियो होता है 6:3, और इसके लिए वैल्यू होती है 4.816।
6। यहाँ पे ये मेडुलम कांस्टेंट की वैल्यूज। बोर्न समीकरण जो एक है इसका दूसरा व्यंजक प्रतिकर्षण व्यंजक कहलाता है। रिपल्सन के लिए होता है। यह d की पावर n के विलोमानुपाती होता है। अतः इसे निकटतम आयन ही प्रभावित करते। यहाँ पे जो एक इक्वेशन दी गई है वो ये है PE2 is equals to 6DE square upon D8 और 6DE square upon D8 इक्वेशन है। यहाँ पे उपरोक्त समीकरण एक निम्न रूप में भी लिखी जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी PE यानी स्ट्राइक ऊर्जा माइनस AE स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन D प्लस DE स्क्वायर अपॉन DN। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इस इक्वेशन में A क्या है? मेडुलम स्थिरांक। B क्या है? प्रतिकर्षण गुणांक जो B गुणा निकटतम आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है। और Z है आयनिक आवेश का अधिकतम सामान्य होना। और Z का वैल्यू आयनों पर डिपेंड करेगा। Z बराबर 1 फॉर कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड and ऑक्सीजन। और Z बराबर 2 फॉर MgO एंड PiO। और D बराबर D नोड पर आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल बराबर है। अगर D का वैल्यू D नोड है तो इस पर आकर्षण बल व प्रतिकर्षण बल क्या होंगे? बराबर हो। जिसको हम इस ग्राफ द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ये है स्ट्राइक ऊर्जा और ये है डिस्टेंस। दोनों विपरीत आवेशित आयनों के बीच में डिस्टेंस है। ऊपर वाला ये जो ग्राफ है ये प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है और नीचे वाला ग्राफ जो है वो आकर्षण को प्रदर्शित करता है। और ये D नोड है वो अंतरा आयनिक दूरी को प्रदर्शित करती है। और ये E नोड एनर्जी है, ये आकर्षण की एनर्जी है। तो इस प्रकार से हम इस एनर्जी सिस्टम को समझ सकते हैं। D के सापेक्ष स्थित ऊर्जा को अवकलित करने पर शून्य तथा इक्विवेलेंट करने से निम्न समीकरण प्राप्त होती है। D नोड बराबर n B अपॉन A स्क्वायर की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 या B बराबर D नोट n माइनस 1 A स्क्वायर अपॉन n। B के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है AE स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन D नोट इंटू 1 अपॉन n माइनस 1। दो आयनों से क्रिस्टल चालक बनने में मुक्त ऊर्जा को क्रिस्टल चालक ऊर्जा कहते हैं। अतः एक मोल क्रिस्टल चालक के लिए ऊर्जा क्या होगी? U नोट बराबर माइनस TE और n। U नोट बराबर n AE स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन D नोट 1 माइनस 1 अपॉन n। यहाँ पे n है आवोगाड्रो नंबर। ये समीकरण है। इस समीकरण की सहायता से हम चालक ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण 18 को इस समीकरण को हम बॉर्न एंड इक्वेशन भी कहते हैं। और इस समीकरण द्वारा किसी के चालक ऊर्जा क्रमांक पर परिकलन किया जा सकता है। अब इस चालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटेस्ट एनर्जी। पहला जो कारक है वो है आयनिक आवेश। उपरोक्त समीकरण में आपने देखा U is directly proportional to Z square यानी चालक ऊर्जा आयनिक आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। अतः आयनों पर जितनी अधिक आवेश की मात्रा होगी उस योगी की उतनी ही अधिक चालक ऊर्जा होगी। तो U is directly proportional to
is inverse proportional to 1 upon d है, inverse proportional to d नोट। तो दोनों आयनों की त्रिज्याओं का गणितीय योग ही आयनिक दूरी d के बराबर होता है। जैसा कि ऊपर समीकरण से स्पष्ट है, चालक ऊर्जा d के विपरीत होती है। U नोट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू d नोट का d के बढ़ने के साथ साथ चालक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा और आयनिक त्रिज्या के बढ़ने से चालक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए लिथियम के हैलाइड्स में क्लोराइड से आयोडाइड तक जाने में आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा, अतः इनकी चालक ऊर्जा का मान क्लोराइड से आयोडाइड तक क्रमशः कम होता जाएगा। इसी प्रकार 60 धातुओं की क्लोराइडों की चालक ऊर्जाओं का मान लिथियम से सीलियम तक कम होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ आयनिक त्रिज्या का मान लिथियम से सीलियम तक बढ़ता जाता है। इसी प्रकार इस सीक्वेंस में देखें तो लिथियम क्लोराइड के लिए ज़्यादा होगी, लिथियम सोडियम क्लोराइड की कम, पोटेशियम क्लोराइड की कम, रोडियम क्लोराइड की सबसे कम। तीसरा जो फैक्टर है वो चालक ऊर्जा को प्रभावित करता है वो है क्रिस्टल संरचना, और ये डिपेंड करता है मेंडेलियन कांस्टेंट पे। मेंडेलियन स्थिरांक के मान क्रिस्टल संरचना पर आधारित होते हैं और चालक ऊर्जा का मान मेंडेलियन स्थिरांक A के समानुपाती होता है। U नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जैसा कि हमने ऊपर समीकरण में देखा। अतः ऐसी क्रिस्टल संरचना जिसके लिए मेंडेलियन स्थिरांक का मान कम है, उसके लिए चालक ऊर्जा का मान भी कम है। होता है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन, बॉन्ड एक्सपोनेंट एंड का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आयन के बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एन का मान भी बढ़ता जाता है और एन के बढ़े हुए मान के साथ चालक ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि चालक ऊर्जा के समीकरण में U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो एन का मान बढ़ने से 1 अपॉन एन का मान कम हो जाएगा और 1 माइनस 1 अपॉन एन का मान बढ़ जाएगा, तो चालक ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। ये सारे समीकरण को कारक है जो चालक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं।